सबिता और हम लोग कर रहे थे फाइनल अकाउंट चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इसका एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन कर लिया था, यानी कि एक प्रैक्टिकल सिंपल क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स, क्योंकि आना क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स का होता है। एडजस्टमेंट क्या होता है? जिसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है और उस मतलब ट्रायल बैलेंस गिवन होता है और ट्रायल बैलेंस के साथ 4 से 5 एडजस्टमेंट्स गिवन होती है। तो उन एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में, वो सीखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो मैंने ली है वो है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब पता है हमें, वो स्टॉक जो बिजनेस जिसमें डील करता है एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास वो सामान कितना बचा हुआ है, वो उसका क्लोजिंग स्टॉक होता है। राइट, अब क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, यानी कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, सेकेंड बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, यानी कि बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होता है अंडर द हेड कौन से? करंट एसेट्स पे। राइट, तो ये हमारा नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो जाता है। तो ट्रायल बैलेंस के केस में हम क्या करते हैं? देखो, जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपेयर होता है, इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी परचेज में एडजस्ट है। उसका मतलब क्या होता है कि वो परचेज में एडजस्ट है, यानी कि परचेज में से हमने उसे ऑलरेडी माइनस कर रखा है। उस केस में आपको ट्रायल बैलेंस में जो परचेज भी गिवन होगी वो भी एडजस्टेड परचेज गिवन होगी, जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो रखा है एंड क्लोजिंग भी हो रखा है। तो इस केस में आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ना मतलब ट्रेडिंग में ना दिखाते हुए सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना है, यानी कि ट्रेडिंग में उसके ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो रखा है परचेज में, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसका ट्रीटमेंट कहाँ करना है? सिर्फ बैलेंस शीट पे। राइट, अब आती है बात एक और चीज़, क्लोजिंग स्टॉक की कई बार मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों गिवन होते हैं। देखो, बुक वैल्यू जो आपने बुक्स में लिखी हुई है, मार्केट वैल्यू जो इस समय मार्केट में चल रही है, हमारा स्टॉक का प्राइसेस बढ़ता और घटता है ना, जो जिस भी सामान में हम डील करते हैं। अब आपको इस केस में विच एवर इज लोअर उसको कंसर्न करना है, यानी कि अगर आपको एक जगह पे 50,000 गिवन है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी गिवन है 60,000, तो आप किसको कंसर्न करोगे? 50,000 को, यानी कि आप ट्रेडिंग में भी 50 दिखाओगे और बैलेंस शीट में भी 50। विच एवर इज लोअर का कंसर्न करके चलेंगे। कब? जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन हो। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे एक्सपेंस जब नॉर्मली हम लोग पे कर देते हैं तो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं, लेकिन उसके दो रूप और है। अगर हमने उसे नहीं पे किया तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं, अगर हमने उसे पहले पे कर दिया तो वो प्रीपेड बन जाते हैं। इसी तरीके से हमारी इनकम का भी नेचर होता है। सबसे पहले हम एक्सपेंस समझते हैं। देखो, एक्सपेंस जो अपनी ड्यू डेट पे कर चुके हो वो नॉर्मल एक्सपेंस थे जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रखे हैं। ओके, अब आती है बात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, जो ड्यू तो हो गया बट अभी तक हमने पे नहीं किया। कई बार ऐसा होता है रेंट की डेट है 10 को नहीं पे किया, 15 हो गई, 16 हो गई, तो इस केस में कंपनी अपने हर साल के खर्चे लिखती है। तो कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि आपने पे करा है नहीं करा है, कंपनी ने पे करा है या नहीं करा है। कंपनी ये देखती है कि वो खर्चा इस साल का है ना, लिखो, भले ही आपने पे करा या नहीं करा। तो इस केस में कंपनी ऐसे एक्सपेंसेस को कैसे डील करती है? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस डेबिट साइड दिखाए जाते हैं। डेबिट साइड हम एक्सपेंस को दिखाएंगे जो भी उसका मेन हेड होगा। अगर आपका रेंट ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रखा है, सपोज करो 10,000 से, और आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो आप 5,000 ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो यानी कि आपका इस साल का खर्चा कितना है? 15,000 है। और ये 5,000 आपका बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा? लाइबिलिटी साइड। इट मीन्स अभी आपको 5,000 रेंट और पे करना है, और आपका इस साल का टोटल रेंट का खर्चा बन रहा है 15, जिसमें से 10 आप पे कर चुके हो जो कि ट्रायल बैलेंस में है, और 5 अभी आपने पे करना है। तो ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होते हैं? ट्रायल बैलेंस में प्लस किए जाते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आते हैं। राइट, इसके बाद आती है बात प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं? दैट इज पेड इन एडवांस, जिसे आपने समय से पहले पे कर दिया। ऐसा केस हमें इंश्योरेंस वगैरह के केस में नज़र आता है, क्योंकि इंश्योरेंस ईयरली होती है और ज़रूरी नहीं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो। तो हम लोग जब भी इंश्योरेंस लेते हैं
तो हो सकता है सितंबर की, नवंबर, दिसंबर तक पे कर चुके होते हैं, राइट। इस केस में जब भी आप कोई भी एक्सपेंस, इंश्योरेंस के अलावा भी अगर कोई एक्सपेंस है जो आपने प्री पे कर दिया है, जो कि इस साल का नहीं है, लेस करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस दिखाने हैं। तो अगर सपोज करो आपका कोई भी प्रीपेड रेंट था, रेंट आपका था 15,000, ठीक है, आप 5,000 एडवांस पे कर चुके हो, यानी कि प्रीपेड कितना है 5, तो आपका एक्चुअल कितना था, एक्चुअल था आपका 10,000। तो इस केस में आप 10,000 पीएनएल में दिखाओगे प्रीपेड एक्सपेंस के केस में, किस तरफ, डेबिट साइड, और ये 5,000 आपके लिए एसेट बन जाएगा। तो बैलेंस शीट में आप 5,000 जितना आपने प्री पे किया है वो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। तो ये थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस। आई होप आप लोगों को समझ आई। अब हम करते हैं इनकम की ट्रांजैक्शंस। अब हम करते हैं इनकम का पार्ट। देखो इनकम भी एक्सपेंस की तरीके से दो तरीके की होती है, यानी कि जैसे एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, इनकम भी आपकी दो तरीके की होती है। या तो आपको इनकम पहले मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, और अगर टाइम पे मिली है तो वो नॉर्मल इनकम है। अगर आप ऐसा होता है कि आपको इनकम मिलनी थी बट मिली नहीं, तो उसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम, दैट इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमा तो ली है बट अभी तक हाथों में नहीं आई है, दैट इज एक्रूड इनकम। ओके, तो अगर बिजनेस को भी ऐसी इनकम होती है, लाइक अगर बिजनेस ने अपनी कोई जगह रेंट पे दे रखी है, तो इस इनकम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखो आपको एडजस्टमेंट में एक अमाउंट गिवन होगा कि एक्रूड इनकम है 1,000 रुपये, राइट। आपको इनकम कहाँ दिखाते हैं हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट साइड दिखाते हैं और इनकम को क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर इनकम में ये अमाउंट प्लस करना है। जैसे सपोज करो आपको रेंट का अमाउंट दे रखा था 10,000 रुपये, कहाँ पे दे रखा होगा? ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा, रेंट अकाउंट, ठीक है, जो कि इसका बैलेंस किस तरफ गिवन होगा? क्रेडिट साइड। तो आप क्रेडिट साइड देख के जज कर सकते हो कि ये इनकम है, और अगर यही चीज़ डेबिट साइड दे रखी होगी इट मीन्स वो आपका एक्सपेंस है। तो अगर आपको रेंट अकाउंट क्रेडिट साइड गिवन है और एडजस्टमेंट में गिवन है कि 2,000 एक्रूड रेंट, तो इट मीन्स आपका 2,000 रुपये अभी और आना बाकी है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है? 12,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से 10,000 आपको मिल चुकी है, 2,000 अभी आपको मिलनी है। और ये 2,000 आपके लिए क्या बन गया? एसेट बन गए, क्योंकि अब आपके पास पैसा आना है। तो ये था एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट। अब आते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमाई नहीं है बट हाथों में आ गई, तो ऐसी इनकम को अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? देखो जिस इनकम पे आपका अभी हक नहीं है, आपका 10 तारीख को बनेगा लेकिन आप 1 तारीख को रिसीव कर रहे हो, उसे हम अनअर्न्ड इनकम बोलेंगे, यानी कि आपको पहले मिल गई, रिसीव्ड इन एडवांस। कंपनी के लिए ये एक लायबिलिटी की बात है, राइट। तो कंपनी उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएगी उस पर्टिकुलर अमाउंट को, और अपनी इनकम में से उस अमाउंट को लेस कर देगी। जैसे अगर मुझे जैसे इनकम में मान लूँ, रेंट ही माना, रेंट मुझे दे रखा है 15,000 दे रखा था मुझे ट्रायल बैलेंस में, इट मीन्स मेरे पास 15,000 रुपये आ रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है 2,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। 2,000 तो आपको नेक्स्ट ईयर के आ रखे हैं, तो इस साल का कितना बन रहा है भाई? 15,000 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे, तो इस साल की हमारी इनकम होगी 13,000। तो जो भी चीज़, चाहे वो अनअर्न्ड इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, जो भी नेक्स्ट ईयर से रिलेट है उसे हम नहीं लेते हैं, ठीक है, और जो भी इस साल से रिलेट है उसे हम ज़रूर लेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम है तो कौन सी है, एक्रूड है, इस साल की है प्लस करेंगे, इस साल की नहीं है माइनस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेचर आइडेंटिफाई करोगे कि भाई अगर इस साल की है तो एसेट है, इस साल की नहीं है और मिल गई तो लायबिलिटी है। तो ये था इनकम का ट्रीटमेंट। अब इसमें एक ट्रीटमेंट सिखाती हूँ डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस के लिए एक लॉस या नुकसान या खर्चे की बात है कि उसके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ड्यू टू यूज़ हो सकता है। तो ऐसे केस में हम डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाते हैं? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है। जैसे आपको लिखा है मशीन है आपकी 1 लाख की, ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी मशीन 1 लाख की, और आपको लिखा होगा एडजस्टमेंट में चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000।
तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 दिखाओगे। किस तरफ? डेबिट साइड, क्योंकि इससे आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट में आप एसेट 1 लाख का दिखा के उसमें से डेप की वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को लेस कर दोगे। तो 1 लाख में से 10,000 जाएगा, 90,000 आपका एसेट में अमाउंट आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होता है जब आपको ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन, सिर्फ आपको ये बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एसेट पे चार्ज कर देंगे, राइट। बात तब आती है जब प्रोविजन गिवन हो। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको ट्रायल बैलेंस में क्या शो रहा होगा? आपको ट्रायल बैलेंस में एक मशीन अकाउंट शो रहा होगा जिसका बैलेंस है 1 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी शो हो रहा है 20,000। देखो प्रोविजन का मतलब हम समझ चुके हैं जब हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था कि प्रोविजन मतलब होता है डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते रहना, और जब मशीन बेचेंगे तब इकट्ठा उसमें से लेस कर देंगे। हर साल हम लेस नहीं करेंगे, हम उस अमाउंट को निकाल के रखते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं, तो वो प्रोविजन बन जाता है और कंपनी के लिए वो एक लायबिलिटी ट्रीट होता है। अभी तक 1 लाख की मशीन पे 20,000 का प्रोविजन बन चुका है, इसका मतलब उस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब कंपनी कहती है एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि आपको मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है 10% पर एनम से। वो कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। आपकी बुक वैल्यू क्या है मशीन की? 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख का 10% होगा 10,000। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन में 10,000 दिखाओगे, ठीक है। बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में आप मशीन दिखा रहे हो 1 लाख की, उसमें से आप डेप लेस करते हो। क्या आप सिर्फ 10,000 लेस करोगे? नो, 20,000 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इकट्ठा था, इस साल 10,000 और निकाल दिया, अब वो मिलकर हो गया 30,000। कैसे? 20,000 रुपये पहले से जुड़ा हुआ था, इस साल का डेप्रिसिएशन 10,000 बना, टोटल हुआ 30। तो प्रोविजन अब जब नेक्स्ट आएगा तो वो कितने का आना चाहिए? 30, यानी कि आपके मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 30 का। तो यहाँ पे जब हम प्रोविजन लेस करेंगे वो कितने का करेंगे? 30,000। 20 ऑलरेडी था और 10 यहाँ पे, ठीक है। ये था एक केस। सेकेंड केस जो डेप्रिसिएशन के केस में हमें फेस करने को मिलता है वो होता है जब हमें मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, यानी कि आपको ट्रायल बैलेंस में अभी जो इससे पहले किया उसमें प्रोविजन तक गिवन था, इसमें डेप्रिसिएशन भी ट्रायल बैलेंस में है। देखो जब भी कोई ऐसी चीज़ जो एडजस्टमेंट में होनी चाहिए लेकिन ट्रायल बैलेंस में आ जाए, इट मीन्स वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसका मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। इस केस में आपने डेप्रिसिएशन मशीन पे कितना लगाया? 10,000 रुपये। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन दिखाओ 10,000, ओके, क्योंकि ये हमने अकाउंट अभी क्रिएट किया है। प्रोविजन में कितना अमाउंट आ रहा है? 30,000, यानी कि 10,000 रुपये ऑलरेडी 30,000 में इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये मान के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोविजन में क्या है? एडेड है, क्योंकि हम उसका ऑलरेडी पहले लेजर बना चुके हैं। तो ये 30,000 ही लेस होंगे यहाँ पे। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 20 गिवन था और हम 20 में 10 प्लस करके 30 करते थे, तो वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि 30 में ऑलरेडी ये प्रोविजन डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूडेड है, क्योंकि वो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, अपेयर हो रहा है। आप अलग से बाद में नहीं निकाल रहे, पहले निकाल चुके हो, एडजस्ट कर चुके हो, तो इसका ये मतलब निकल के आता है। तो ये था आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का केस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बस इसमें एक छोटी सी बात और है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि अगर आपकी मशीनरी 1 लाख की अपेयर हो रही है और आपको डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग से निकालना है, तो आपने जितना प्रोविजन लगा रखा है वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर निकलते हैं, यानी कि जितना आपने डेप्रिसिएशन लगा रखा है माइनस करोगे, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो ये थी कुछ एडजस्टमेंट्स और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया है, और अगर समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।